यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ट्रांसफर ऑफ हीट को स्टडी कर चुके हैं और ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि कैसे हो सकता है हीट का ट्रांसफर, कंडक्शन। सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है। और इसके अलावा सेकंड हमने पढ़ा था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होगा वो लिक्विड और गैसेस का मेथड है, जिसके थ्रू वो हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट से। नेक्स्ट, रेडिएशन। रेडिएशन में सोर्स और रिसीवर दोनों ही मूवमेंट नहीं करते हैं, एक्चुअल मूवमेंट्स नहीं होती हैं। जो सोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगा और जो रिसीवर है वो उन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जब हीट एनर्जी रेडिएशंस के थ्रू ट्रांसफर होती है तब उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तब उसको क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी, या थर्मल रेडिएशंस बोला जाता है। रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, या उनको क्या बोलते हैं, या उसको थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं। ओके, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी, एबिलिटी। इट इज द measure of the ability of solids it is the measure of the ability of solids to conduct heat through it, to conduct heat through it। वो अपने अंदर से कितनी हीट एनर्जी को पर सेकेंड, पर मीटर, कितनी हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, इसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी, या हीट कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसको आप थर्मल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, या इसकी बजाय आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज हीट कंडक्टिविटी। और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो हम लोग जनरली सॉलिड्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि जो गैसेज हैं उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, उसमें पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, चल करके जाते हैं और हीट एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग अभी सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स जो है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड्स में क्या बताया था मैंने आपको, पार्टिकल्स होते हैं और ये सभी पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशंस पर वाइब्रेशंस करते हैं। फिक्स पोजीशंस पर क्या करते हैं? वाइब्रेशंस करते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक सोर्स लगाया इसको गर्म करने के लिए, हीट एनर्जी का सोर्स दिया, जैसे ही मैंने इसको हीट एनर्जी देनी शुरू की, इनकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगी। तो वाइब्रेशन करने से उसने नेक्स्ट वाले पार्टिकल पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये भी ऐसा मूव करना शुरू कर दिया, तो पार्टिकल बाय पार्टिकल हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो यहाँ का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एनर्जी इस तरफ, इस डायरेक्शन में ऐसा ट्रांसफर होगी, फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। और इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि कितनी हीट एनर्जी जाएगी पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद मान लीजिए यहाँ पर कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? 100 जूल की। ये एक सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसफर भी 100 की कर रहा है। दिस इज स्टेडी स्टेट, इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो 100 जूल की एनर्जी ली और 100 जूल की एनर्जी ही आगे ट्रांसफर कर रहा है, और कितनी ट्रांसफर करता है? तो आंसर है 1 मीटर। 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब किया और 100 जूल की एनर्जी 1 मीटर तक ट्रांसफर कर दी। कितने सेकंड में? विद इन 1 सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में 100 जूल और आगे ट्रांसफर कर दिए, फिर अगले 1 सेकंड में 100 जूल और आगे ट्रांसफर कर दिए। तो इसी को तो थर्मल कंडक्टिविटी बोला जा रहा है। सॉलिड जो है वो कंडक्ट करेगा हीट एनर्जी को थ्रू इट, अपने अंदर से, और पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, और पर यूनिट लेंथ कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, कि 1 मीटर तक एनर्जी पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा या कितनी एनर्जी पहुंच पाएगी 1 मीटर डिस्टेंस तक। दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, तो उसके बारे में सुनिए। दो स्टेट्स आएंगे, स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट को, क्योंकि फिर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। मैं जो इसका फॉर्मुलेशन करना चाहता हूं वो फॉर्मुलेशन आज कर दूंगा। सबसे पहली बात, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा?
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको लिखेंगे H से। क्या फ्लो हो रही है? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी फ्लो होती है, उसको लिखेंगे Q से। और रेट का मतलब है पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी क्वांटिटी के डिवाइड में अगर टाइम आ जाएगा तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जैसे कि आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पढ़ा ना आपने, वेलोसिटी चेंज हो रही है और डिवाइड बाय जैसे टाइम किया हम इसको एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ये है चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइड बाय टाइम करने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। तो किसी भी क्वांटिटी के डिवाइड में अगर टाइम लगा देंगे तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रेट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको किससे लिखा जाता है? इसको कैपिटल H से लिखा जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को। और इसका मतलब क्या है कि पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, कि पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होने वाली है फ्रॉम हाई टेम्परेचर, फ्रॉम द प्लेस ऑफ द हाई टेम्परेचर टू द प्लेस ऑफ द लो टेम्परेचर। दिस इज H। ओके, अब ये H कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसके बारे में सुनिए। ये H कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अब हम उस एबिलिटी को मेजर करने वाले हैं कि कितनी हीट एनर्जी कितने सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस तक पहुंच जाएगी, दैट इज हीट कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनिए क्या होगा। सबसे पहली बात, हमने एक मेटल की रॉड ली, मेटलिक रॉड, और मेटलिक रॉड से हम ये देखना चाहेंगे कि कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि मुझे इसके अंदर थर्मोमीटर्स भी लगाने हैं। दिस इज द मेटलिक रॉड और ये है रिजर्वॉयर एट हाई टेम्परेचर, रिजर्वॉयर एट हाई टेम्परेचर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ हीट। ये हीट का सोर्स है जहां से हीट एनर्जी हमें मिलेगी, और इसका टेम्परेचर T1 है। देखिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उसका रीजन क्या है कांस्टेंट होने का? ये सोर्स है, रिजर्वॉयर है, सोर्स है, मतलब कि हम इससे जितनी भी हीट एनर्जी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इस सोर्स के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि हमारे कार और बाइक का इंजन होता है, कार के इंजन में या बाइक के इंजन में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। कैसे मेंटेन किया जाता है? पेट्रोल या डीजल को जलाया जाता है, उसको जला करके वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो वो हमारा सोर्स है, उस सोर्स से हम जितनी भी हीट एनर्जी लें, जितनी भी हीट एनर्जी लें, लेकिन उसका टेम्परेचर कम नहीं होता। ओके, सो दिस इज द सोर्स एट हाई टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर है T1। इसका टेम्परेचर कितना है? T1। नेक्स्ट, यहां पर हमने लगाया सिंक। ये रिजर्वॉयर है एट लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है T2 एंड दिस इज द रिजर्वॉयर। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो ए रिजर्वॉयर एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पे है और जिसका टेम्परेचर है T2, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग सिंक बोल सकते हैं। जितनी भी हीट एनर्जी हम इसको देना चाहें दे सकते हैं, जैसे कि सराउंडिंग्स, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट। अगर हम 1 किलोग्राम लकड़ी को जला देते हैं, कोयले को जला देते हैं, तो उससे जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अल्टीमेटली हीट एनर्जी कहां पर रेडिएट होती है? सारी हीट एनर्जी कहां जाती है? सराउंडिंग में जाती है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इस हीट एनर्जी से इंक्रीज नहीं होगा। आपने 1 किलोग्राम कोयला जलाया, उससे जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस हीट एनर्जी से सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको सिंक बोला जाता है। इट इज एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे। और ये हमारी मेटल रोड है, ये हमारी क्या है? मेटल रोड। अच्छा, अब एक चीज और है, हमें हीट एनर्जी का लॉस भी रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मेटल रोड गर्म होगी तो ये क्या करेगी? ये रेडिएशंस भी करेगी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। अगर 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तो ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी। तो एक तो होगा रेडिएशन, दूसरा होगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होगा? आसपास एयर पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल जाकर के जैसे इससे टकराएंगे, इससे हीट एनर्जी लेंगे।
तो आसपास के जो एयर है वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर कन्वेक्शन भी होगा और रेडिएशन भी होगा। तो हमें कन्वेक्शन और रेडिएशन इन दोनों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में जाती जाएगी, लॉस्ट होती जाएगी, और इस रॉड को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हीट एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट होती रहेगी, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू जाती रहेगी, तो इस रॉड को गर्म होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो तो ऐसा सराउंडिंग्स में जा रही है, इस रॉड में आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसको हमने यहां पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया, बैड कंडक्टर ऑफ हीट यूज किया, जैसे कि वुड लगा दिया, कॉटन लगा दिया, तो उससे क्या होगा, हीट एनर्जी के लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा हमने ये सरफेस जो है वो कैसा बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, ताकि बाहर से जो भी हीट एनर्जी आए वो टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, तो सराउंडिंग से ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो मेटल की रोड है ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी को क्या नहीं कर पाएगी, ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, रेडिएट भी नहीं करेगी और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। तो अब जो हीट एनर्जी मिलेगी वो सिर्फ किससे मिलेगी, वो मिलेगी सिर्फ सोर्स से। ये मेटलिक रोड है। ओके, अब हम कुछ कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ना, इट इज एट हाई टेम्परेचर एंड इट इज एट लोअर टेम्परेचर। तो एक एंड गर्म है और दूसरा एंड ठंडा होगा, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से किस तरफ जाएगी, लो टेम्परेचर की तरफ ये ट्रांसफर होगी। ओके, और वो कैसे ट्रांसफर होगी वो हमें पता है, पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होंगे, और वो वाइब्रेशंस जो हैं उनके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे हीट एनर्जी मिलते ही, और पार्टिकल बाय पार्टिकल हीट एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कंडक्शन में। अब आगे का देखिए। अच्छा, ये जो इसका एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको मैं ऐसा डार्क कर रहा हूं, देखिए दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको मैं ए लिख देता हूं। तो ये जो रोड थी इसकी जो थिकनेस होगी उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, और इसको किससे लिख रहे हैं हम, कैपिटल ए से लिख रहे हैं। इसके बाद एल से भी लिख सकते हैं या डेल्टा एक्स से भी लिख सकते हैं। जो इसकी लेंथ होगी उसको हम लोग किससे लिखेंगे, डेल्टा एक्स से लिखेंगे। ये मैग्नेटिक रोड की लेंथ यहां से निकल और लेंथ को किससे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से। डेल्टा एल भी लिख सकते हैं या कैपिटल एल भी लिख सकते हैं। डेल्टा से लिखने का मतलब ये मुझे आपको टेंपरेचर क्या बताना है, टेंपरेचर रेडिएट। अब देखिए रेट ऑफ हीट फ्लो किस पे डिपेंड करता है, अब मैं वो बोलूं। सबसे पहले रेट ऑफ हीट फ्लो इसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल एक्स से, और ये क्या होता है, हीट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या ट्रांसफर हुई और कितने टाइम में, दैट इज रेट ऑफ हीट। इसके बाद एच, फर्स्ट देखिए जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ हीट फ्लो एच जो है वो डिपेंड करता है टेंपरेचर डिफरेंस। इस पे डिपेंड करता है टेंपरेचर डिफरेंस, और कैसे प्रोपोर्शनेट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। चेंज ऑफ टेंपरेचर, चेंज ऑफ टेंपरेचर में टेंपरेचर डिफरेंस हो, ये जान टेंपरेचर। तो रेट ऑफ हीट फ्लो किस पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कितना डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। आप इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, 60 माइनस 20, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। कितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। ओके, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा फ्लो करेगी, पर सेकंड ज्यादा हीट एनर्जी जाएगी।
अगर यहाँ का टेम्परेचर मैं 500 डिग्री सेल्सियस कर दूं और यहाँ का टेम्परेचर कर दूं 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितना आएगा? 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस होगा 500 माइनस 0। 500 माइनस 0 करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। जब ये टेम्परेचर डिफरेंस था तो 40 जूल की एनर्जी ट्रांसफर होती थी पर सेकेंड, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस 500 जूल कर दिया तो हमने देखा कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 200 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर सेकेंड। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा जब टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ा दिया जाएगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहला पैरामीटर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर डिफरेंस, कि उसका एक एंड हाई टेम्परेचर पे, दूसरा एंड लो टेम्परेचर पे, और इनमें जितना भी डिफरेंस होगा उस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सिंपल सा मीनिंग है, देखिए इसका, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा ट्रांसफर होगी। कल ही मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतनी ज्यादा रेडिएट होगी। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास ये एक मेटलिक रोड है, ये मेरे पास एक मेटलिक रोड है, और ये जो मेटलिक रोड है इसका एरिया है A, और सेकंड दूसरी मेटलिक रोड है मेरे पास ये वाली, इसका एरिया है 2A। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया थिकनेस है वो 2A आ रही है। तो हम देखेंगे कि इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगा। जैसे ये पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो अगर एरिया डबल है तो हम देखते हैं ये पर सेकंड 200 जूल की एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो सिंपल सी बात हमें ये समझ में आई इस एक्सपेरिमेंट से कि जितनी ज्यादा थिकनेस होगी इस मेटलिक रोड की उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन बनेगा। एरिया अगर ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, पर सेकंड चलने वाली जो हीट है, ट्रांसफर होने वाली जो हीट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, तीसरा देखिए, रेट ऑफ हीट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ ऑफ द रोड। डेल्टा एक्स इज द लेंथ ऑफ द रोड। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन लेंथ। ये भी बोल सकते हैं आप कि लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही कम हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे एक मेटलिक रोड ये वाली है और दूसरी मेटलिक रोड हमारे पास ये है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है 2L, डबल कर दी लेंथ। लेंथ अगर डबल करेंगे तो हीट एनर्जी कम फ्लो होगी। अब हमने इसमें देखा कि यहां तक 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हुई 1 सेकंड में, और इसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? इसमें भी 100 जूल की ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन कितने टाइम में होगी? तो आंसर है 2 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में होगी? 2 सेकंड्स में। ओके, तो हमने यहां से डिसाइड किया कि कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन बनेगा। कैसे? मान लीजिए ये 1 मीटर की रोड है, तो 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाती है 1 मीटर तक। इसको 1 सेकंड लगेगा इस एंड से इस एंड तक जाने में, और 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। हमने सेम मटेरियल की रोड ली लेकिन उसकी लेंथ डबल कर दी, तो यहां तक पहुंचने में हमें पता कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो 100 जूल की एनर्जी जब यहां तक आएगी तो 1 सेकंड लगेगा, फिर यहां से यहां तक आएगी फिर 1 सेकंड और लगेगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो गया ना, टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो क्या हो गया? रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो गया। तो जैसे जैसे चेंज इन लेंथ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे रोड की लेंथ इंक्रीज होगी, वैसे वैसे रेट ऑफ हीट फ्लो कम होता जाएगा। पर सेकंड जो हीट एनर्जी फ्लो हो रही थी वो कम। अच्छा, अब इसमें बताइए रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, कैसे निकालते हैं? 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हुई 1 सेकंड में, तो आप बोलेंगे 100 जूल इन 1 सेकंड। तो 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 1 सेकंड में। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा एनर्जी तो 100 जूल की ही ट्रांसफर हुई, लेकिन ट्रांसफर होने में 2 सेकंड लग गए, तो रेट ऑफ हीट फ्लो कितना हो गया? 50 जूल पर सेकंड। तो 50 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रही है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो गया।
तो ये रिलेशन बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का। तो एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट सामने आया कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया temperature difference and inversely proportionate to the length of the rod. This is the formula. ये फॉर्मूला बन गया हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो का, रेट ऑफ हीट फ्लो का। ओके, अब आगे की कहानी सुनिए। अब रेट ऑफ हीट फ्लो एक चीज पे और डिपेंड करेगा, वो हमें कैसे पता लगेगा? ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को यहां से हटाना पड़ेगा और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है। ये मेटलिक रॉड सिल्वर की है, आयरन की है या एल्यूमिनियम की है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे। जो सिल्वर है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आयरन है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगा, और पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, कितना अट्रैक्शन फोर्स है, उस पर भी डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर हम ये मेटल्स, ये जो मेटल की रोड है ये अलग अलग लेंगे, अगर आयरन की रोड है या उसके अलावा हमने कौन सी रोड ली, कॉपर की रोड ली, कॉपर के अलावा हमने सिल्वर की रोड ली Ag, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आपने सारी मेटलिक रोड्स के एरिया एक जैसे लिए हो, सबकी लेंथ भी एक जैसी ली हो, और सबके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम आ रहा है, उसके हॉट एंड और कोल्ड एंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम आ रहा है, लेकिन रेट ऑफ हीट फ्लो फिर भी अलग आ रही है। लेकिन रेट ऑफ हीट फ्लो फिर भी अगर अलग आ रही है तो किसकी वजह से अलग आएगी? अगर रेट ऑफ हीट फ्लो अभी भी अलग है तो किसकी वजह से अलग होगी? तो आंसर है उसके मटेरियल की वजह से। तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा इस फॉर्मुलेशन के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर। ओके, तो उसको ऐड करते हैं। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट देखिए। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं ये तीनों पैरामीटर ही सेम कर दूं तो भी रेट ऑफ हीट फ्लो अलग आएगा, तो भी रेट ऑफ हीट फ्लो कैसा आएगा? अलग आएगा। ओके, देखिए अब एक्सपेरिमेंट देखिए नेक्स्ट। सिल्वर और एल्यूमिनियम, दो मेटल्स की बात करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मेटलिक रॉड है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, इट्स लेंथ इज 1 मीटर, यहां पर लिख देते हैं हम इसकी लेंथ को 1 मीटर। टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम रखेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस फॉर एग्जांपल हमने रखा, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 100। इसके बाद हमने कॉपर की रोड को लिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका एरिया भी ए, सेम एरिया लिया। ये जो रोड है ये है सिल्वर की Ag, और ये जो रोड है ये जो रोड है ये है एल्यूमिनियम। अब इसका यहाँ का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हीट एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो रही है, इसमें हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है, जबकि हमने सारे पैरामीटर तो सेम रख दिए, दोनों का एरिया सेम ले लिया, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? फिर इसमें हीट एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो रही है, इसमें हीट एनर्जी कम ट्रांसफर हो रही है। इसमें कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर सेकेंड? तो आंसर है 406 जूल। अभी मैंने इसका पूरा यूनिट नहीं लिखा कंडक्टिविटी का, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी हमने इसमें फॉर्मूला में ऐड नहीं किया वो पैरामीटर। तो सिल्वर 406 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर सेकेंड, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो 205 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर सेकेंड, 205 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर सेकेंड। लेकिन हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए था? रेट ऑफ हीट फ्लो सेम आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, लेंथ सेम है।
तो ये तो सेम आना चाहिए था, लेकिन अलग आ रहा है। तो अलग आ रहा है तो क्यों अलग आ रहा है? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है, क्योंकि दोनों मटेरियल्स अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एक नई क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, दैट इज, एक नई क्वांटिटी को हम ऐड करने वाले हैं और उसी क्वांटिटी को बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। और वो जो क्वांटिटी होगी वो होगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, रेट ऑफ हीट फ्लो। अब प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा देंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको K से लिखेंगे। एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन लेंथ। ओके, वेयर K is the coefficient of थर्मल कंडक्टिविटी। यही वो कोफिशिएंट है जो हमें बताएगा कि कौन सा मटेरियल हीट एनर्जी को जल्दी ट्रांसफर करेगा और कौन सा मटेरियल हीट एनर्जी को ट्रांसफर ही नहीं करेगा, मतलब एक बैड कंडक्टर का काम करेगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सॉलिड। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, किस तरह का सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सबके जो एटॉमिक्स एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे। आयरन के एटम्स की स्ट्रक्चर अलग है थोड़ी, कॉपर के एटम की स्ट्रक्चर अलग है, और जब वो एटम्स एक दूसरे के आसपास आते हैं, जुड़ते हैं और एक सॉलिड की फॉर्म में दिखाई देते हैं, मटेरियल की फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर भी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होंगे सब में। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये कोफिशिएंट होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब इसकी यूनिट कैसे बनाओगे? यूनिट बनाने के लिए K को यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दीजिए, बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि K को यहाँ पर लिखेंगे, H क्या होता है? रेट ऑफ हीट फ्लो, तो इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। डेल्टा X लेंथ है तो इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो इट विल बी डेल्टा X डिवाइड बाय एरिया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। हीट एनर्जी, रेट ऑफ हीट फ्लो है, जूल पर सेकंड आएगा, पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, रेट ऑफ हीट फ्लो जूल पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ को लिखते हैं मीटर में, एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, चेंज इन टेम्परेचर ये आएगा केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट्स आपके सामने है क्या बन रही हैं, ये मीटर भी डिवाइड में है, केल्विन भी डिवाइड में है, सेकंड भी डिवाइड में है। तो आप इसको लिख सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये यूनिट लिखेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ओके, तो ये यूनिट्स हम लोग इसकी लिख देंगे। इसके अलावा आप इसकी यूनिट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो जूल पर सेकंड होता है ना, ये आपने पढ़ रखा है पावर के फॉर्मूला में, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। 10th क्लास में ये फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को मेजर करते हैं जूल में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो जूल पर सेकंड को क्या लिखा जाता था? वॉट, और वॉट को किससे लिखते हैं? कैपिटल W से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो जूल पर सेकंड है इसको तो मैं लिख देता हूँ वॉट, डिवाइड बाय मीटर है तो मीटर इनवर्स, डिवाइड बाय केल्विन है तो केल्विन इनवर्स, तो ये भी लिख सकते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको ये वाली यूनिट मिलेगी, जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और कुछ बुक्स में आपको ये वाली यूनिट मिलेगी, वॉट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ओके, तो ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी थर्मल कंडक्टिविटी की। दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अब एक चीज और बतानी है मेरे को, यहाँ पर इस फॉर्मूला से निकालते हैं एक नई क्वांटिटी को, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज टेम्परेडियंट। देखिए ग्रेडियंट वर्ड जहां पर आ जाएगा ना, उसका मतलब है डिवाइड बाय लेंथ होगा, डिवाइड बाय लेंथ। जैसे अगर रेट वर्ड लगाते हैं तो डिवाइड बाय टाइम करते हैं,
किसी भी क्वांटिटी के डिवाइड में अगर टाइम कर देते हैं तो रेट वर्ड को यूज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी क्वांटिटी के लिए हम लोग ग्रेडियंट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि लेंथ के साथ साथ क्वांटिटी कम होती जाएगी। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है वो आपको मिलेगा इस फॉर्मूला के अंदर। ये जो रेशो है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है पर यूनिट लेंथ के साथ साथ। डिवाइड बाय लेंथ आ रहा है तो इसका मतलब है पर यूनिट लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है पर यूनिट लेंथ। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। इसको समझ लीजिए अब आप। जैसे ये मेटलिक रॉड ली थी हमने अपने एक्सपेरिमेंट में, यहाँ का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री का है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 40 डिग्री सेल्सियस का। ओके, तो हमने लिख दिया 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस। और इसकी लेंथ कितनी है तो आंसर है इसकी लेंथ है 4 मीटर। ये पूरी रोड 4 मीटर की है तो डिवाइड बाय लिखेंगे 4 मीटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे ही 1 मीटर आगे जाएंगे 10 डिग्री का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। ये यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री है तो 1 मीटर जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा 50 डिग्री। फिर 1 मीटर और आगे जाएंगे टेम्परेचर मिलेगा 40 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 मीटर और आगे जाएंगे मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इस 1 मीटर में 10 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट 1 मीटर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट 1 मीटर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर जाएंगे 1 मीटर बाद फिर कितना हो जाएगा 1 मीटर बाद टेम्परेचर मिला 20। तो जैसे जैसे एक एक मीटर आगे जाते जा रहे हैं टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ आएगा ये क्या बताया मैंने, पर यूनिट लेंथ में कितना टेम्परेचर फॉल होगा। जैसे जैसे हम हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल होता जाएगा और कितनी लेंथ के साथ पर मीटर लेंथ के साथ कितना फॉल होगा। तो जैसे ही 1 मीटर आगे जा रहे हैं 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर 1 मीटर और आगे जाते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर 1 मीटर आगे गए 10 डिग्री, फिर 1 मीटर आगे गए 10 डिग्री। तो पर मीटर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर 60, यहाँ का 50, यहाँ का 40, ये 30 और ये 20। तो ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, इसी की वजह से हीट ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट के बारे में बताऊंगा। वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट।